जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। हम पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही वैसे पूरे चैप्टर की बेस है। आप जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगी तो फिर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इजीली आ जाएगी, क्योंकि वो तकरीबन ये मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये है, अ सीक्वेंस ए एन इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ ए एन divided by a n minus 1 is same non-zero number for all n belongs to n and n greater than 1। देखिए, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो कैसे हम डेवलप करते थे कि हर हम ए नेक्स्ट टर्म में से, यानी हर ए एन में से उसकी जो पिछली टर्म है ए एन माइनस वन, उनको माइनस करते थे। फिर हमें एक कॉमन डिफरेंस मिला करता था। तो अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम होता जाता था तो हम कहते थे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपने क्या करना है कि हर अगली टर्म में से, यानी ए एन में से ए एन माइनस वन, उससे पिछली टर्म डिवाइड करनी है। जो आपको आंसर मिलेगा वो सेम अगर मिलता जाए तो इसका मतलब है वो जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक है। यहाँ हमारे पास डेफिनेशन हमने जनरल से ली हुई है कि ए एन ओवर ए एन माइनस वन विल बी सेम। तो ये हमारे पास, जैसे हम वहाँ भी करते थे, तो हमारे पास जो A2 निकलता था वो ये हमारे पास A2 है। वहाँ हमारे पास A2 होता था A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी अगर आपको याद है तो हम लिखा करते थे A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस डी, और A3 को हम लिखते थे A1 प्लस 2D, और A4 को हम लिखा करते थे, देखें ये है हमारे पास, जहाँ अब हमारे पास ये A2 है तो हम उसको लिखेंगे A1 इंटू आर। यानी ये अगर ये 2 है तो r की पावर 1 हुआ करेगी। अगर ये 3 है, ये थर्ड टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम देखेंगे वो हमारे पास यूँ होगी A1 इंटू आर स्क्वेयर। अगर A4 फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, A3 यानी पिछली टर्म और उसको r से मल्टीप्लाई कर दें। यानी हमें नेक्स्ट टर्म्स कैसे, देखें हमने वहाँ भी सीक्वेंस बनाई थी, तो हम कहते थे हमें अगर फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमें सेकंड मिल जाएगी। हम सेकंड में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमें थर्ड मिल जाएगी। अगर हम थर्ड में कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे तो हमें फोर्थ मिल जाती थी। अब यहाँ हमें हर नेक्स्ट टर्म उस r से मल्टीप्लाई करने से मिलेगी। यानी A2 हमें तब मिलेगी जब हम A1 को r से मल्टीप्लाई कर दें। हमें A3 कैसे मिलेगी कि जब हम पिछली A2 को r से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे लिखेंगे, या फिर ये लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी इसमें से आप फार्मूला याद रखना चाहें कोई एक याद रख लें। जनरल बात हम ये याद रखेंगे कि A n जो टर्म हमें फाइंड करनी हो, दैट विल बी इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर n माइनस वन। यानी इस n से ये जो पावर है ये एक कम हुआ करेगी। ठीक है, जनरल सी बात बता रही हूँ आपको, दोबारा ज़रा देखें। तो ये हमारे पास है A2, ये हमारे पास A2 होगा, उसे हम लिखेंगे A1 इंटू आर। A3 हम लिखेंगे A1 इंटू आर स्क्वेयर। ये A4 हम लिखेंगे A1 इंटू आर थ्री। तो इसी से ही हमने ये जनरल फार्मूला एक बना लिया, ये वाला A n इज इक्वल टू A1। वहाँ हमने A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो आपने कहा था कि अगर उनमें से हमें कुछ टर्म्स हमें मिल जाती हैं तो हम उसमें से कोई नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। यानी फार्मूला क्या था, A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसमें से अब यहाँ भी यही है, A n इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर n माइनस वन। यानी हमें A n फाइंड करना हो तो हमें A1 और r हमारे पास होना चाहिए। हमें A1 फाइंड करना है तो हमारे पास बाकी जो टर्म्स हमें हैं A n r n ये सारी होनी चाहिए। अगर हमें r फाइंड करना है तो बाकी वेरिएबल देखें कौन कौन से हैं। हमें r फाइंड करना हो तो हमें A n फाइंड करना पड़ेगा, A1 फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा, देन हमें r की वैल्यू मिला करेगी।
तो अब सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और आर चाहिए रेशियो चाहिए। वहाँ हमने कहा था कि हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस मिल जाता था तो हम उसमें ऐड करते जाते थे, नेक्स्ट टर्म मिलती जाती थी। अब इसमें क्या बात आपने याद रखनी है कि आपको सीक्वेंस बनाने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। कॉमन रेशियो कैसे मिलेगी? किसी भी दो टर्म्स को कंसेक्टिव टर्म्स हों, यानी एक दूसरे के बाद जैसे आती है ना, हम अगली टर्म को ऊपर रखेंगे, नीचे दूसरी जो पीछे वाली टर्म है उसको नीचे रखेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। यानी दूसरी को पहली पे डिवाइड कर दें, आंसर अगर 2 आया है तो हमेशा 2 ही आएगा। कि अगर हम चौथी को तीसरी पे डिवाइड कर दें या हम पाँचवीं टर्म को चौथी टर्म पे डिवाइड कर दें, तो इस तरह आपने इसका सीक्वेंस बनानी है। बाकी सारे चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे हम पीछे अरिथमेटिक में पढ़ रहे हैं। लाइक ये देखें, एग्जांपल देखें, फाइंड द फिफ्थ टर्म। अब हमें ये दी गई है, इस तरह के फिफ्थ टर्म आपने उसमें भी फाइंड किए होंगे। ये हमारे पास है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12। अब देखें इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये तो उसी तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरह, फर्स्ट टर्म हमारी 3 है तो हमने लिख दिया A1 इज इक्वल टू 3 और A1 इज इक्वल टू 3 ये। फिर हम कहते थे कि वहाँ हम डी फाइंड किया करते थे हमेशा कि डी क्या होता है, A2 में से A1 माइनस करते थे तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाता था। अब हमने कॉमन रेशो फाइंड करनी है, तो कॉमन रेशो यहाँ यही सिर्फ डिफरेंस है आपका अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में। अब आपने कॉमन रेशो कैसे फाइंड करनी है? कॉमन रेशो ऐसे फाइंड करनी है, हर अगली टर्म A2 को A1 पे डिवाइड करने से, या फिर जैसे देखें A2 कौन है, 6 को आप 3 पे डिवाइड करें, 6 को 3 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आंसर आया। अब ये भी करके देख लें कि थर्ड टर्म A12 को 6 पे डिवाइड करके देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक नहीं है। वैसे भी आप अगर वैसे तो क्वेश्चन में अमूमन दिया हुआ होता है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ GP, अगर नहीं भी दिया तो सिर्फ सीक्वेंस दी होती है, आप खुद फाइंड करेंगे कि ये 3 है, 6 है, हम 6 में से 3 निकालें तो 3 आता है, 12 में से 6 निकालें तो 3 नहीं आता। तो इसका मतलब भाई ये अरिथमेटिक नहीं है। तो फिर आप चेक करेंगे कि क्या ये ज्योमेट्रिक है, तो फिर 6 को 3 पे डिवाइड करके देखें तो आपको 2 मिलेगा, 12 को 6 पे डिवाइड करके देखें 2 मिलेगा। वो कॉमन डिफरेंस अगर वो कॉमन रेशो अगर सेम आ जाती है तो फिर दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। ये फार्मूला हमारे पास ये है ऊपर, इसे आपने ये ज्योमेट्रिक के लिए इसे याद रखना है आपने। तो हमें अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो हम A5 लिखेंगे, लेकिन इधर A1 R पावर 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आप डालें, A1 की भी डालें, R की भी डालें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें ये तो सिंपल क्वेश्चन था जैसे हम अरिथमेटिक में करते आ रहे हैं, थोड़े से चेंज करके भी अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये किस तरह से मिलेगा आपको क्वेश्चन, ये आपके पास है जी, ये फाइंड AN, ये देखें ये AN फाइंड करना है। तो AN का फार्मूला क्या है? फार्मूला हम यही लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए A1 और हमारे पास कॉमन रेशो होनी चाहिए। लेकिन गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमें ये दिया है और ये दिया है, यानी A4 और A7 हमें गिवन है। तो इनसे हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो निकालनी है। अगर आप याद करें तो हमने 6.2 में ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमें फिफ्थ टर्म दी जाती थी या सेवन्थ टर्म दी जाती थी, तो उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते थे, ऐड कर लेते थे या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, वहाँ से हम A और D की वैल्यू निकाल लेते थे। अब इसमें क्या करेंगे, हम मोस्टली डिवाइड कर दिया करते हैं। इसको देखें, ये A4 है तो हम A4 को क्या लिखेंगे, इस फार्मूले की हेल्प से इसको हम लिख देंगे जी A4 को, ये हमारे पास A4 आ गया है जी, इस A4 को हम लिखेंगे A1 R की पावर 3 और A7 को क्या लिखेंगे, A1 R6। तो ये हमारे पास ऐसे आ गए। देखिए वहाँ भी हमने यही कहा था कि A4 की जो वैल्यू है आप उसको इसके इक्वल रख दें और A7 की जो भी वैल्यू है उसको आप इसके इक्वल रख दें।
दोनों इक्वेशंस को पहले आप डिवाइड करके देखें। ये डिवाइड किया हमने, ये देखें ये डिवाइड किया, वहाँ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किया करते थे, यहाँ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमारे पास आर आ गया। ये आर कोई एक वैल्यू हमें मिल जाती है तो दूसरी किसी भी इक्वेशन में डालने से, यानी आपको आर मिल गया है, आप आर को इधर डाल दें तो आपको फिर ए मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है कि पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, सो ये हमें A1 मिल गया। अब दोनों में A1 और R मिल गए। जैसे अरिथमेटिक में हमें A1 और D मिला करते थे तो हम फार्मूले में डाल देते थे, अब हमारे पास A1 और R हमें मिल गए हैं। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ डाल दें, इसे आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरी एग्जांपल। तो जी ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अभी जितना हमने पढ़ लिया उसमें आप याद रखने वाली बात ये है कि आपने सीक्वेंस ये देखनी है कि पहले अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अगर कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के दरमियान सेम आता रहेगा तो हम कहेंगे कि वो अरिथमेटिक हैं। अगर कॉमन रेशो सेम आता रहेगा तो हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिक है। तो बाकी फार्मूला हमारे पास ये है कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, ये तो सेम है जैसे हमने एग्जांपल किया पीछे, तो वही क्वेश्चन 1 है ये एक्सरसाइज का, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब आप इसमें इसको फर्स्ट कहेंगे तो ये A1 हो जाएगा। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट टर्म पे, तो अगर हम इसको देखें ये सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता, तो बस यही हमारा R रहेगा। तो हमने जो टर्म निकालनी है वो हमारे पास है जी। हमें उसने कहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आप क्वेश्चन देखेंगे ज़रा तो आपने 11th फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला होगा A11 इज़ इक्वल टू A1, ये हमारा A1 है, ऊपर हमने वैल्यू लगा दी, और जो R निकला है हमारा R की पावर 11 - 1 यानी 10। तो आप ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आपने डाल दी, ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला A1 प्लस आयोटा इंटू 2/1 प्लस आयोटा पावर 10। तो हम पहले आयोटा वाली जो टर्म है उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। देखें आपको बताया हुआ है कि 1 प्लस आयोटा जो डिनोमिनेटर में आ गया है इसे हमने यहाँ माइनस में रख दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास ये आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ये 2 और 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे से ये हमारे वही A प्लस बी और A माइनस बी है, ये A प्लस बी और A माइनस बी है। तो हम इसको कैसे करते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो ये 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 हो गया। तो ये -1 और ये वाला -1 ये मिल के हमें ये प्लस दे देंगे, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो -1, ये साथ लिख दिया है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा कि 1 माइनस आयोटा की ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उन सब की पावर ये 10 हो जाएगी, तो ये 10 लिख दिया हमने। फिर इसको स्क्वायर, चूँकि हम पावर 10 को खोलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो आपने इसको 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करके पावर 5 कर दिया, तो ये चूँकि 5 2s are 10 होता है, तो इसलिए अब हम इसको खोलेंगे स्क्वायर को। तो ये हमने स्क्वायर खोल लिया है, फिर उस होल की पावर 5 है, तो ये अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर खोल लिया, फिर हमने इसको कहा कि 1 - 1 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 आयोटा की पावर 5। आयोटा पावर 5 आपने खोले हुए हैं, वो किस तरह खोलते हैं वो हमने लिखा 2 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को हमने आयोटा 4 इंटू आयोटा लिखा। आयोटा 4 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। क्यों इस तरह किया, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है, वो -1 है, वो वैल्यूज़ लगाई और फिर हमने सिंप्लीफाई किया इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से है जैसे हमने अभी किया है, तो उसमें भी आप देख लिए कि क्या क्या करना है। A1 हमें चाहिए होती है, तो A1 हम सबसे पहले ढूंढेंगे, वो यही है फर्स्ट टर्म। R ढूंढना होता है, R क्या है कि सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ हमने वही काम किया कि आप अगर चेक करने के लिए देखें तो आप थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे तब भी हमारा R यही निकलेगा जो अब हमने निकाला। अब क्वेश्चन 3 में हम कहता है 12th टर्म फाइंड करें, तो हमने फार्मूला लगाया A12 इज़ इक्वल टू A1 इंटू R की पावर 12 - 1। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसी तरह से अब इसको भी करें। 11 पावर है, तो हमने 11 पावर को सिंप्लीफाई करना है, तो हम कैसे पहले अंदर वालों को सिंप्लीफाई कर दें, इस टर्म को
इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको उसी तरह से a माइनस बी के साथ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करें जिस तरह के लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, ये आप सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन 4 भी सेम है आपके पास। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 5 छोड़ के क्वेश्चन 6 कर लें। क्वेश्चन 6 में भी हमारे पास यही है जैसे हमने अभी किया है कि क्वेश्चन 6 में सीक्वेंस दी हुई है, आपने फाइंड करना है कि इसमें ये है क्वेश्चन, ज़रा आप देख लिया करें, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है इज़ विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ दिस वन। तो इसमें अब देखें हमारे पास a1 हमारे पास दिया हुआ है और r हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करने से ये हमारे पास यूँ आ जाएगा। n हमें फाइंड करना है क्योंकि उसने टर्म पूछी है हमसे, विच टर्म, कौन सी टर्म है, तो an ये हमें उसने लास्ट टर्म दे दी है। तो मैंने आपको बताया था इस फार्मूले के अंदर हमें जो भी चीज़ फाइंड करनी हो हमें बाकी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। यानी अब अगर हमने n फाइंड करना है तो हमें an भी चाहिए, a1 भी चाहिए, r भी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने अभी फाइंड कर ली हैं। इनको फाइंड करने के बाद आप इनको इनकी सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर डाल दें। बाकी जो हमें n फाइंड करना है उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, तो वो हम साथ साथ चलाते रहेंगे। ये देखें n खड़ा है, अभी n साथ चल रहा है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने पे हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आ गया जी ये वाला कि 1/(1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/(x माइनस वाई की पावर n माइनस 2। ये हमने इस तरह क्यों किया? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर बेस सेम हो, ये बेसिस हैं, तो हमारी पावर भी सेम हो जाती हैं। तो पावर कौन है? 9 और इधर n माइनस 2। देखिए बेस सेम है, बेस को हमने सेम कर दिया तो पावर सेम हो जाएंगी। यहाँ से हमने ये निकाल लिया n माइनस 2 इज़ इक्वल टू 9, सो n इज़ इक्वल टू 11 हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन 7 भी इसी तरह कर सकते हैं और क्वेश्चन 8, 9 भी आप ऐसे करें। 9 आपने पहले अभी जैसे एक एग्जांपल में मैंने बताया है, आप 9 को भी इसी तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने एग्जांपल की है बिल्कुल उसी तरह से है। आप 9 को भी देख लें कि ये है हमारे पास लेट a1 बी द फर्स्ट टर्म r बी द कॉमन रेशो। देन हमें ये रेशो दी हुई है जैसे वहाँ हमें दिया हुआ था, एक कॉमन रेशो है a5/a3 ये है। तो अब आप a5 को क्या लिखते हैं? a1 r की पावर 5 माइनस 1 यानी 4, और a3 को क्या लिखते हैं? a1 r2, ये हमारे पास ये लिखे हुए हैं। ये हमने एक रेशियो ले ली, इनको हम सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास r की ये दो वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन था वो a2 इज़ इक्वल टू 4/9 ये था हमारे पास। इसको भी हमने उसी तरह लिख लिया जैसे हम लिखते हैं कि a2 इज़ इक्वल टू a1 इंटू r, ये हमारे पास ये आ गया। फिर जैसे हमने एग्जांपल में किया था पीछे कि हमारे पास जो भी r की वैल्यू आ जाती है हम उस r की वैल्यू के साथ r को वैल्यू देते हुए हम फिर a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये चूँकि हमारे पास r की दो वैल्यूज़ थी तो हमने r की दोनों वैल्यूज़ के लिए दोनों वैल्यूज़ पुट की और हमें a की वैल्यू मिल गई। ये हमारे पास a1 है, ये a1 आ गया हमारे पास -2/3, और जो ये फार्मूला है हमारे पास, ये बेसिक फार्मूला जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि an वाला, ये आपके पास आ जाएगा जी। इसको देखें हमने फिर ये हमारे पास a1 आ गया। अगर a1 हमारे पास ये हो, दो कंडीशन तो a1 ये है और r ये था, तब हमारा an क्या निकलेगा? वो ये निकलेगा। अगर a1 हमारा माइनस वाला है और r भी हमारा माइनस वाला है, तब an क्या निकलेगा? वो हमारा ये निकलेगा। ये इस तरह के हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे।